फ्रेंड्स, वेलकम, नमस्कार ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे भारत के चुनाव आयोग के बारे में। चुनाव आयोग के बारे में वर्णन जो है भारत के संविधान में भाग 15 में किया गया है और भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक हमें विस्तार से भारत के चुनाव आयोग के बारे में जानकारी मिलती है। तो अनुच्छेद 324 में इस बात का वर्णन किया गया है कि चुनाव आयोग चुनाव को लेकर के उसका जो निरीक्षण का काम है, नियंत्रण का काम है और जो निर्देशन का काम है वो करेगा। अनुच्छेद 325 में इस बात का वर्णन किया गया है कि भारत में किसी भी मतदाता को लेकर के, चाहे वो जाति की बात है, चाहे वंश की बात है, कि किसी भाषा की बात है, स्त्री या पुरुष की बात है, इनको लेकर के किसी के साथ भी अपात्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 326 में इस बात का वर्णन किया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा के जो चुनाव है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। अनुच्छेद 327 में इस बात का वर्णन किया गया है कि विधानमंडल है, जो संसद विधानमंडल, निर्वाचन को लेकर के वो नियम उपनियम बनाने का काम कर सकती है। और अनुच्छेद 328 में इस बात का वर्णन किया गया है कि जो राज्य का विधानमंडल है वो चाहे निर्वाचन के संबंध में कोई भी नियम उपनियम बनाने का जो काम है वो उसे संबंधित नियम उपनियम बना सकता है। और अनुच्छेद 329 में इस बात का वर्णन किया गया है कि यहाँ चुनाव से संबंधित हस्तक्षेप का जो कार्य है वो न्यायालय कर सकता है। यानी कि अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में चुनाव के संबंध में हमें विभिन्न जानकारी मिलती है। तो आगे मैं बताना चाहूँगा इसकी रचना के बारे में। चुनाव आयोग में मुख्यतः 3 अधिकारी होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य उसके सहायक होते हैं। वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो उनका नाम हम प्यारे बच्चों जान सकते हैं कि सुनील अरोड़ा जी है। और जो अन्य सहायक आयुक्त है उनमें अशोक लवासा और सुशील चंद्रा का नाम हम जान सकते हैं। सबसे पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त बने, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि पहली बार 25 जनवरी 1950 में इसका गठन किया गया और सुकुमार सेन जी सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने। उनके बाद 2 नंबर पर सुंदरम जी मुख्य चुनाव आयुक्त बने। उनके बाद सेन वर्मा जी, उनके बाद डॉक्टर नगेंद्र सिंह, उनके बाद स्वामी नाथन जी, उनके बाद शकधर जी, उनके बाद त्रिवेदी जी, उनके बाद शास्त्री जी, उनके बाद रमा देवी। एकमात्र मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी का नाम हमें हमेशा याद रखना है। उनके बाद TN शेषन, जिनका नाम बड़े जोर शोर से भारत में सुनने को मिला। उनके बाद MS गिल, उनके बाद लिंगदोह जी मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर बैठने का काम किया। उनके बाद कृष्णम जी, उनके बाद टंडन जी, उनके बाद गोपाला स्वामी जी, उनके बाद चावला जी, उनके बाद कुरैशी जी, उनके बाद VS संपत जी, उनके बाद HS वर्मा जी, उनके बाद नसीम जैदी जी, उनके बाद अचल कुमार ज्योति जी, उनके बाद ओम प्रकाश रावत जी। और वर्तमान में मैंने जैसा आपको बताया कि सुनील अरोड़ा जी 23वें नंबर पर मुख्य चुनाव आयुक्त है। तो ये थी मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर के पूरी की पूरी जानकारी। आगे है इनकी जो नियुक्ति है, वो मुख्य चुनाव आयुक्त की बात हो, चाहे अन्य सहायक आयुक्तों की बात हो, चाहे किसी भी राज्य में चुनाव आयुक्त की बात हो या प्रांत के स्तर पर अन्य क्षेत्रीय जो चुनाव संबंधी अधिकारियों की बात है। मुख्य चुनाव को लेकर के जो अधिकारी जिला स्तर पर भी बनाए जाते हैं, इन सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्यारे बच्चों, आगे है अवधि समय सीमा को लेकर के। जो ये आयुक्त है वो चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त की बात हो या अन्य आयुक्तों की बात हो, इनकी जो वेतन है और जो अन्य भत्ते है वो एक समान है।
वो सभी एक समान है, यानी कि उनका जो वेतन है वो 2,50,000 रुपये उनकी मंथली सैलरी है। और उनकी पावर भी लगभग एक समान है सभी की पावर। और जब कोई भी कोई निर्णय लेता है, अगर वहाँ कोई आपस में तर्क वितर्क या वाद विवाद की बात आती है, तो वहाँ जो निर्णय है वो बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। तो यहाँ जो समय सीमा की बात है वो 65 वर्ष की आयु या अधिकतम 6 वर्ष जो भी पहले हो, वो उनकी समय सीमा निर्धारित की गई है। उनको हटाने की जो बात है वो भारत का जो राष्ट्रपति है उनको समय से पहले भी हटा सकता है। तो आगे मैं मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। 1989 तक, यानी कि अक्टूबर 1989 तक ये एक सदस्यीय था, लेकिन पहली बार 16 अक्टूबर 1989 की बात है, इसको 3 सदस्यीय बनाया गया। एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य उसके सहायक आयुक्त है। लेकिन 1990 में फिर इसको दोबारा से एक बार फिर एक सदस्यीय बनाया गया, लेकिन 1 अक्टूबर 1993 की बात है, इसको दोबारा से 3 सदस्यीय बनाया गया। तो आप याद रखना हमेशा कि वर्तमान में 3 सदस्यीय है। चुनाव जो हमारा सिस्टम है उसको चुनाव करवाने का जो काम है वो 3 सदस्यीय जो है वो IAS अधिकारी के रैंक के समान होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो आगे मैं बताना चाहूँगा कि उनके जो कार्य है पूरे भारतवर्ष में, उनका जो कार्य है वो है किसी भी राज्य के अंदर राज्य विधानसभाओं के चुनाव है, या केंद्र में लोकसभा का चुनाव है, राज्यसभा का चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, उसी के दिशा निर्देश में सभी चुनाव करवाए जाते हैं। तो आगे जो काम है वो मतदाता सूची तैयार करने का काम करता है। चुनाव आयोग जो है वो समानता के आधार पर, स्वतंत्रता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर और स्वच्छता के आधार पर सभी चुनाव वो पूरे संपन्न करवाने का काम करता है। किसी भी राजनीतिक दल को पंजीकरण करने का काम करता है। और चुनाव आयोग भारत के राष्ट्रपति को कह करके संसद में कोई अयोग्य है चुनाव लड़ने को लेकर के, उसके बारे में जानकारी देता है। और जो राज्य का चुनाव आयोग होता है वो राज्यपाल को इस संबंध में जानकारी देने का काम करता है, यदि कोई सदस्य अयोग्य है चुनाव लड़ने के। तो आगे चुनाव आयोग का जो काम है वो चुनाव को लेकर के तिथि निर्धारित करता है, और उसके बाद वो ये बताने का काम करता है कि चुनाव को लेकर के नामांकन दाखिल किस तिथि तक हो गए, उनकी छंटनी करने का काम करता है, जांच पड़ताल करने का काम करता है। यदि कोई मतदाता, यदि कोई प्रतिनिधि अपना नाम वापस लेना चाहता है तो उसकी तिथि वो निर्धारित करता है। तो मतदान का समय निर्धारित करता है। मतदान के बाद वो मतगणना का कार्य भी संपन्न करता है। उसके बाद अगर कोई प्रतिनिधि के साथ कोई गलत कार्य हुआ है, अनैतिक कार्य हुआ है चुनाव में, उसकी वो सुनवाई करने का काम भी करता है। तो जो निर्वाचन आयोग है प्यारे बच्चों, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप जानोगे कि वो कोई भी अगर अनैतिक कार्य होता है चुनाव के अंदर, यदि कोई व्यक्ति चुनाव में गलत काम करता है तो उसको कम से कम 6 महीने की सज़ा, अधिकतम 2 वर्ष तक का कारावास उसे हो सकता है। और यदि कोई कर्मचारी चुनाव के समय कोई अनैतिक काम करता है, किसी के पक्ष में मतलब अपना वो रुझान रखने का काम यदि करता है, मतदान को प्रभावित करने का काम करता है, तो वहाँ उसको कम से कम 1 वर्ष की सज़ा और अधिकतम 3 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है। अगर कोई चुनावी सभा में दखलंदाजी देने का काम करेगा तो उसको 1000 रुपये जुर्माना और उसको 3 महीने की सज़ा भी हो सकती है। चुनाव आयोग जो है वो चुनाव को लेकर के चुनाव आचार संहिता लगाने का काम करता है, यानी कि वो सभी कुछ अपने नियंत्रण में, अपने निर्देशन में रखता है। और वो बताने का काम करता है कि चुनाव प्रचार जो है वो अधिकतम, उसको पहले समय सीमा 20 दिन थी और अब वो निर्धारित की गई है कि 14 दिन तक आप प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। और वो ये बताने का काम करता है कि
चुनाव समाप्त होने का जो समय है उस दिन, उससे 48 घंटे पहले आचार संहिता पूर्ण रूप से लागू हो जाएगी और कोई भी लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं होगा। कोई भी शराब आदि, अगर कोई अन्य नशा है, उस पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाता है ताकि कोई भी व्यक्ति नशाखोरी का प्रयोग करके चुनाव को प्रभावित करने का काम ना करे, कोई भी बूथ कैप्चरिंग का काम ना करे। अगर कोई बूथ कैप्चरिंग करने का काम करता है तो वहाँ भी 2 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है। ये समय समय पर चुनाव आयोग चुनाव को लेकर के विभिन्न तरह के दिशा निर्देश जारी करता है। यहाँ चुनाव सुधार को लेकर के सबसे पहले संपूर्ण क्रांति के जनक थे जो जयप्रकाश नारायण, उन्होंने एक गठित करने का काम किया तारकोंडे समिति। उन्होंने 1975 में अपनी रिपोर्ट देने का काम किया। उसके बाद दिनेश गोस्वामी ने चुनाव सुधार को लेकर के 1990 में अपनी रिपोर्ट देने का काम किया, दिनेश गोस्वामी 1990 में। उसके बाद वोहरा समिति बनाई गई 1993 में। उसने आपराधिक पृष्ठभूमि के जो लोग हैं और यानी कि चुनाव को लड़ने का जो काम नेता लोग करते हैं उनके बीच में कोई साठगांठ ना हो, ये सुधार 1993 में वोहरा समिति बनाई गई। 1998 में इंद्रजीत गुप्ता के नाम से एक समिति का गठन किया गया चुनाव खर्च को लेकर के, और 2010 में एक तनख्वाह समिति बनाई गई, वो भी चुनाव सुधारों को लेकर के बनाई गई। तो यहाँ जो चुनाव सुधार है, समय समय में पर विभिन्न राजनेता, राजनीतिक दल या जनता जो भी उनसे विचार विमर्श लिया जाता है, फीडबैक लिया जाता है और उसको लेकर के तरह तरह के सुधार यहाँ देखने को मिलते हैं। तो इसी तरह से प्यारे बच्चों, आप जानोगे कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है 1997 में पहले जो जमानत राशि थी राष्ट्रपति का पद, अगर कोई उम्मीदवार वहाँ चुनाव लड़ने का काम करता है तो वो 15,000 रुपये निर्धारित की गई है। और 2010 की बात है, वहाँ कोई लोकसभा का चुनाव लड़ता है उसके लिए जो जमानत राशि है वो 25,000 रुपये, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए वो 12,500 रुपये निर्धारित की गई है। और 2014 फरवरी 2014 की बात है, वहाँ एक नियम कानून बनाया गया कि कोई भी एमपी का अगर चुनाव लड़ता है तो अधिकतम जो खर्च करने की सीमा है वो 70 लाख रुपए निर्धारित की गई है। कोई एमएलए का चुनाव लड़ता है, वो बड़े राज्यों में वैसे जो अधिकतम सीमा है वो 28 लाख रुपए निर्धारित की गई है, और जो छोटे छोटे राज्य हैं वहाँ ये खर्च करने की जो सीमा है वो जो है इसे कम यानी कि 20 लाख रुपए निर्धारित की गई है। तो पहली बार 1992 में, वो मार्च 1992 की बात है, ये निर्धारित किया गया कि यदि चुनाव के समय किसी निर्दलीय उम्मीदवार की मृत्यु होती है तो वहाँ चुनाव नहीं रोका जाएगा। और दिसंबर 1993 की जो दूसरी बात है, वहाँ मतदाताओं को लेकर के मतदाता आइडेंटिटी जो कार्ड है उस पर फोटो अनिवार्य किया गया, वो 1993 में कानून बनाया गया जब निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय बनाया गया। उसी समय की बात है, यानी कि लास्ट 1993 की बात है। आगे 12 जून 1994 की बात है, ये नियम बनाया गया कि कोई भी चुनाव प्रतिनिधि है जो चुनाव लड़ने वाला, वो 3 वाहनों से लेकर के 3 वाहनों से ज़्यादा वाहनों का प्रयोग नहीं कर सकेगा। तो अब काफ़ी कुछ चुनाव आयोग के दिशा निर्देश में चुनाव को लेकर के सुधार किए जा रहे हैं समय समय पर। और यहाँ जैसा आप सभी को पता है, वर्तमान में जो हमारी कुल जनसंख्या है वो लगभग 135 करोड़ है। यहाँ लगभग 90 वो अप्रैल 1990 में जैसा बताया गया, अप्रैल 2019 की ये बात है, मतदाताओं की संख्या जो बताई गई वो 90 करोड़ 94 लाख मतदाता बताए गए। तो इतने ज़्यादा मतदाताओं के साथ चुनाव संपन्न करवाना बहुत जटिल प्रक्रिया है, लेकिन हमारा चुनाव आयोग की पूरे विश्व के अंदर प्रशंसा की जाती है कि इतनी ज़्यादा मतदाताओं के होते हुए चुनाव बड़ी सफलतापूर्वक करवाने का काम भारत के अंदर किया जा रहा है। बड़ा लोकतंत्र में सुधार हो रहा है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, संसदीय शासन प्रणाली हमारे यहाँ अपनाई गई है। तो अन्य जो चुनाव सुधार को लेकर के, जैसा पहली बार
13 दिसंबर 1988 में भी राजीव गांधी की अध्यक्षता में चुनाव सुधार करने की प्रक्रिया चली। पहली बार यहाँ 61वां संवैधानिक संशोधन वो 1989 में जैसा पूर्ण रूप से लागू हो गया। मतदाता की जो आयु सीमा है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है कि 1989 में वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष से मतदाता की आयु सीमा 61वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत यहाँ की गई। ये भी बड़ा ध्यान में आपने रखना है प्यारे बच्चों। और जो अन्य जो बात है वो है आप चुनाव को लेकर के एक नोटा शब्द सुनोगे। नोटा ये 2009 में इसको अपनाया गया और 2018 में इसको भी एक प्रतिनिधि के समान ही, एक सदस्य के समान ही माना गया। यानी कि नोटा का जो अधिकार है वो मतदाताओं को प्रदान किया गया कि अगर किसी भी मतदाता को चुनाव के समय अगर कोई भी उम्मीदवार उसकी पसंद का ना लगे उसे, वो नोटा के बटन पर अपना जो है बटन उसको दबाने का काम कर सकता है। नोन ऑफ अबू जिसको हम कह सकते हैं नोटा। तो ये भी व्यवस्था भारतीय चुनाव आयोग ने करने का काम किया है। और दूसरा जो आप शब्द सुनोगे वो है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इसका पहली बार जो प्रयोग है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के अंदर 1998 में पहली बार इसका प्रयोग किया गया। और इसका प्रयोग जो है 1999 के अंदर गोवा में विधानसभा चुनाव को लेकर के ईवीएम का प्रयोग किया गया। और एक तीसरा शब्द और प्यारे बच्चों आप सुनोगे वो है वीवीपैट। वीवीपैट इसकी भी आपको फुल फॉर्म में आपको आनी चाहिए। क्या मतलब है इसका? तो वोट वेरीफिएबल यानी कि वेरीफाइड जिसको हम कह सकते हैं, प्रेफरेंस ऑडिट ट्रेल। इसको भी पहली बार 2013 में नागालैंड में एक चुनाव में इसकी शुरुआत देखने को मिली। और 4 नंबर पर जो है ईपिक, EPIC, ई का मतलब यानी कि इलेक्शन या इलेक्ट्रोल, और पी का मतलब फोटो, और आई का मतलब आइडेंटिटी, और सी का मतलब कार्ड यानी कि मतदाता फोटो युक्त पहचान पत्र। इसकी भी शुरुआत भारत में की गई ताकि चुनाव के समय कोई भी जो मतदाता है अपने वोट का प्रयोग वो गलत तरीके से ना कर सके, चुनाव में कोई धांधली ना हो सके। इसके लिए चुनाव सुधारों को लेकर के ये चुनावी मतदाता पहचान पत्र जो कार्ड है ये ईपिक, ये शुरुआत इसकी देखने को मिली। तो आप चुनाव को लेकर के तरह तरह की जो जानकारी है उसको विभिन्न पुस्तकों में पढ़ने का काम समय समय पर करते रहो, और ताकि चुनाव में जो सुधार है वो चुनाव प्रणाली है उसमें हम सुधार देख सकें और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हम पूरी तरह से स्थापित कर सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।